साथियों देखिए, जब भी कोई मामला फैमिली कोर्ट में जाता है और बात मेंटेनेंस की आती है, तो कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम मेंटेनेंस लगाया जाता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जो कि मैंने आपको एक केस बताया रजनीश वर्सेस नेहा का, उसकी गाइडलाइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और कोर्ट का ये मानना होता है कि फ़िलहाल पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस लगा दी जाए, बाकी आगे एविडेंस तक जब फाइल जाएगी तब हम मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसका इंटरिम मेंटेनेंस लगा देते हैं और लगा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया है कि कोई भी मेंटेनेंस लगने से पहले पति और पत्नी दोनों का स्टेटस चेक किया जाएगा कि वास्तव में जो है पत्नी इंटरिम लेने की हकदार है या नहीं है। लेकिन जनरली कोर्ट में हम लोग अपनी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस तो कोर्ट के द्वारा तुरंत लगा दी जाती है, और कोर्ट का ये मानना रहता है कि जब केस एविडेंस में आएगा तब हम इस बात को डिसाइड करेंगे कि लड़की को या पत्नी को जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जिसमें कि इंटरिम की एप्लीकेशन पत्नी ने जो लगाई थी वह कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। साथियों, जो ये मामला जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह मामला जब आया तो उसमें जो है महिला के द्वारा यानी कि पत्नी के द्वारा ये बताया गया कि उसकी शादी सन 2020 में हुई थी और उसके पति और सास ससुर के द्वारा जो है उसके साथ जो है मार पिटाई की गई, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया और भी मानसिक उत्पीड़न उसका किया गया। और उसने ये तथ्य भी रखा कि जो उसके पति हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जिससे कि जहाँ से कि उनको जो है 1.5 लाख रुपए की मासिक वेतन उनको मिलता है। इसके अलावा उसके पति के नाम से 8-10 दुकानें भी हैं, वहाँ से भी उनको जो है कि 8 लाख रुपए की इनकम होती है। उनके कई और बिजनेस हैं, वहाँ से भी उनको 10 से 12 लाख की इनकम होती है। यहाँ पे साथियों ये ज़्यादा मायने रखता है कि क्या उसकी पत्नी कुछ करती है या एजुकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि खुद उसकी पत्नी, जिसके के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून जो केस अपने पति पे किया गया था, सास ससुर पे किया गया था साथियों, वह खुद भी जो है एक अच्छी खासी जो है एक डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसको खुद 90,000 रुपये सैलरी मिलती थी। लेकिन पति का कहना ये था कि हमारे द्वारा जो है कभी भी अपनी पत्नी पे कोई भी जो है कि घरेलू हिंसा नहीं की गई, ना ही कभी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, क्योंकि हमारे पास स्वयं का ही भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन पत्नी ये झूठे आरोप हम पे लगा रही है कि हमने इनसे जो है कि दहेज मांगा और डोमेस्टिक वायलेंस हमने इस पे किया या हमारे घर वालों ने इस पे किया। जो भी इल्ज़ाम पत्नी के द्वारा पति पे लगाए जा रहे थे वह जो है बेबुनियाद थे, और जितनी इनकम पत्नी ने अपने पति की बताई थी उसका कोई प्रूफ कोर्ट के सामने उसने पेश नहीं किया। लिखित में उसने कुछ भी पेश नहीं किया, जबकि कोर्ट तो लिखित तथ्यों पर ही चलती है। सिर्फ ये कह देने से कि उनकी 8 दुकानें हैं और वहाँ से उसको जो है 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए मासिक मिल रहा है, तो कोर्ट ये कैसे समझेगी, कैसे मानेगी जब तक आप इस चीज़ को लिखित में नहीं लाएंगे। और जबकि पति के द्वारा इन सब जो भी उस पर इल्ज़ाम लग रहे थे, जो भी उस पर जो है एक गलत उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, उन सभी आरोपों से जो है कि पति के द्वारा साफ इनकार किया गया। साथियों, पति के द्वारा ये साफ कहा गया कि मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मेरे माता पिता के द्वारा जो है कभी भी इसके साथ घरेलू हिंसा नहीं की गई है, और हम लोग जो है अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते ही नहीं हैं। मेरी पत्नी के द्वारा जो भी मुझ पे आरोप लगाए गए हैं, मेरा जितना भी वेतन बताया गया है वह सरासर गलत है। ये सही है कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन 1.5 लाख रुपए मेरी मासिक वेतन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये मिलते हैं। जब कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य सामने आए और पत्नी के द्वारा कोई भी एविडेंस उसकी ना ही वेतन का और ना ही उसकी दुकानों का पेश किया गया, तो कोर्ट ने सरासर जो है उसकी इंटरिम की एप्लीकेशन खारिज कर दी। तो साथियों, इस केस से ये साफ होता है कि अगर आप भरण पोषण
या फिर इंटरिम के लिए जो है बाध्य आपको कोर्ट कर रही है, तो इसकी जवाबदारी जो है आपकी पत्नी पे है, या जो इंटरिम की एप्लीकेशन लगा रहे हैं उन पे है कि वे किस तरीके से साबित करना चाहते हैं कि आप जो है उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, आप उससे जो है अच्छी जगह पे इस्टेब्लिश्ड हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई मामला आपके साथ हो तो आप इस चीज़ पे ज़रूर गौर फरमाइएगा कि जो भी आरोप आप पे लगाए गए हैं, क्या आपकी पत्नी के द्वारा उनको सिद्ध करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है या नहीं। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आगे पहुँचे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आप किस राज्य के किस जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज हम फैमिली कोर्ट जो एक दोहरा रवैया अपनाती है कि वो ज़्यादातर मामलों में जो है कि महिलाओं का ही पक्ष लेती है, महिलाओं के ही फेवर में जो है अपने ऑर्डर रिलीज़ करती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मेंटेनेंस पति के द्वारा जो दी जाती है वो इंटीम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा कब लगाई जाएगी, और यदि कोई भी व्यक्ति या कोई महिला अपनी जो है भरण पोषण करने के लिए सक्षम है, पढ़ी लिखी है, कहीं जॉब कर रही है, तो क्या ऐसे मामलों में भी जो है कोर्ट महिला को मेंटेनेंस पति के द्वारा दिलवा रही है। जबकि कि इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नेहा वर्सेस रजनीश के मामले में ये साफ कर दिया गया था कि अगर कोई भी महिला अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम है, वह पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी करती है और अपने पति से ज़्यादा कमा रही है, तो जो है उसको जो है मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह ये देखा जा रहा है कि पति को मजबूर किया जा रहा है कि वह मेंटेनेंस दे ही दे। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आखिर जो है कि कोर्ट के द्वारा पुरुषों को ये नहीं देखा जा रहा है, पुरुषों पे, कि वास्तव में जो गलती है, वास्तव में जो पीड़ित है वो महिला है या पुरुष है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आप किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो देखने से आपको कितना लाभ होता है।